हेलो। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्लास और करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्दशक्ति। जैसा कि पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था शब्दशक्ति के विषय में और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें जानी थी कि शब्दशक्ति वास्तव में होती क्या है। शक्ति और व्यापार दो तरह के शब्दों का भी प्रयोग साहित्य में किया गया है। अगर हम दो लोगों की बात करें, एक बात करते हैं अपने मम्मट साहब की और एक बात करते हैं विश्वनाथ की। तो मैंने आप सबको याद कराया था कि विश्वनाथ के पास बहुत सारी शक्तियां हैं ना। विश्वनाथ के पास क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो हम विश्वनाथ को कैसे याद करेंगे कि विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है? शब्द शक्ति के लिए शक्ति का प्रयोग किया है। अब इसी तरीके के एक आचार्य है मम्मट ने, और मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए एक शब्द प्रयोग किया है जिसका नाम उन्होंने दिया व्यापार। तो व्यापार किसने कहा और शक्ति किसने कहा, यह भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा शब्द शक्ति में हम लोगों ने अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा पूरी तरह से देख लिया था और आज यह देखना बाकी रह गया है कि अभिधा शब्द शक्ति होती कहां कहां है, वो कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है। और उसके पहले आप सबको बता दूं कि साथियों आप सबकी बेहद मांग पर टीचर्स एकेडमी ने जीएस पेपर 1 जिसे आप कह सकते हैं एलटी ग्रेड का और सब्जेक्ट दोनों का न्यू बैच स्टार्ट किया है। बैच का नाम है संजीवनी। आज जिसकी ये दूसरी क्लास है, आप हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों ये हमारा नंबर है और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। चलिए एक बार आप सब बता दीजिए कि आवाज़ मिल रहा है आप सबको और आप सबकी क्लास चल रही है। एक बार लाइक कर दीजिएगा फटाफट, जितने लोग आ जाएंगे वो लाइक करते जाएंगे। तो अमित गुज्जर जी आ गए हैं, नमस्कार, राधे राधे। शुरू करें, चलिए। तो देखिए आज की इस क्लास में सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे, अभिधा शब्द शक्ति जो है, इस शब्द शक्ति के आधार क्या क्या हैं, यानी कहां कहां यह अभिधा शब्द शक्ति होती है। देखिए अगर हम देखें कि रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक वही 3 प्रकार के जो शब्द हैं उनको हम यहां रख लेंगे। ठीक है। तो यहां लिखते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति के प्रमुख आधार, यानी अभिधा शब्द शक्ति के वो कौन कौन से आधार हैं जो हमें यहां पर पढ़ने हैं। सबसे पहला आधार क्या है? रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, आप लोगों ने व्याकरण में भी इसको पढ़ा होगा। जिन शब्दों के खंड न हो, जिन शब्दों का खंड न हो और संपूर्ण शब्द का एक ही अर्थ प्राप्त हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए जो रूढ़ शब्द है, हमारे यहां बहुत सारी परंपराएं हैं। उन परंपराओं में एक दो परंपराएं ऐसी हैं साथियों कि जिसके विषय में कोई नहीं जानता ये क्यों होती हैं, लेकिन बहुत दिनों से वो चली आ रही हैं तो हो रही हैं और उसमें कोई
यह भी नहीं कहता कि नहीं आज से बंद हो जाएंगी। विवाह में छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, तो वो एक रूढ़ी बन गई है। कई जगह जो सूप होता है उसको उछाला जाता है, कई जगह जो मुग्दल होता है वो उछाला जाता है। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप स्वरूप देखेंगे तो नहीं लगेगा यार ये क्यों आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों हुआ, इसकी रिलेवेंट क्या है, क्या आवश्यकता है। तो ये कुछ भी जो है वह नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, ये परंपराएं हैं तो चल रही हैं। अब उन्हीं परंपराओं के पीछे ठीक है, आप सबका नोटिस डलवा दें ऐप पर। बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐप पर इंतजार कर रहे हों। हाँ, तो उसका इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है और उनका दूसरा अर्थ नहीं होता है, और उन शब्दों को तोड़कर दो भागों में हम विभक्त भी नहीं कर सकते हैं। कैसे विभक्त नहीं कर सकते? जैसे एक शब्द हम यहां लेते हैं विद्यालय। विद्यालय जो शब्द है इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो शब्द रूढ़ होते हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वह केवल एक ही खंड में होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो आपका रूढ़ शब्द है यह कहां आता है? जैसे जैसे पेड़, घड़ा, लता, घोड़ा, मेज आदि। ये जो शब्द हैं यह केवल एक ही अर्थ देते हैं और इनको तोड़ के हम अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह समझ में आ गया कि यह एक ही अर्थ देने के लिए बने हैं, ठीक है। अब जैसे इसी के लिए अप्पय दीक्षित ने एक जगह लिखा है, क्या लिखा है? अखंड शक्ति मात्रेण अखंड शक्ति मात्रेण कार्थ प्रतिपादकत्वम प्रतिपादकत्वम रूढ़ि, यानी रूढ़ की उन्होंने वही परिभाषा दी, इस परिभाषा की हम लोग पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो अखंड शक्ति मैत्रेण कार्थ प्रतिपादकत्वम रूढ़ि, जिसमें कोई भी खंडत्व ना हो, अखंड हो वो। किसने कहा है ये? अप्पय दीक्षित ने कहा है, ठीक है। दूसरी सब शक्ति ले लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जहां सब शक्तियों में प्राप्त होता है। जैसे एक यहां पर उदाहरण और लेते हैं। आज एक आपने कई बार सुना होगा, तरोना। तरोना क्या है? कहां पहना जाता है? कान में। ही रहयो, ही रहयो श्रुति सेवक एक अंग, श्रुति सेवक एक अंग। नाक बास बेसर लहयो, लहयो बस मुकुतन के संग।
इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो आप बताएंगे तो हम बताएंगे कि यहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। आज तरियौना ही रहो खुद सेवक, एक अंग नाक बास बेसर लहयो, बस मुक्तन के संग। ओके, ठीक है। क्या कर रहे हैं? सवीर शर्मा जी, अजय होगा। अच्छा, ठीक है। तो ये काव्य की पंक्ति है और वैसे भी व्याकरण के लिए भी यह पूछी जाती है। अजो, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, एक बार आप सब लाइक बढ़ा दीजिए, लाइक थोड़ा सा और करिए। लक्षणा जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसमें प्रकार है यौगिक शब्दों का। यौगिक शब्द क्या है कि ये दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। दो शब्द जब जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अभी तो हम अभिधा शब्द शक्ति पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद हम लक्षणा पर चलेंगे। तो यौगिक शब्द शक्ति, यौगिक शब्द जो है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग सम्मिलित होकर जिसमें प्रकृति और प्रत्यय का योग सम्मिलित होकर अवयवार्थ सहित अवयवार्थ सहित समुदयार्थ की प्रतीति हो, वस्तुतः प्रत्यय कृदंत समास समास से बने शब्द जो समुदाय का बोध करवाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ शब्द ले लेते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होंगे, जैसे रमेश दिवाकर वृषभानुजा,
विद्यार्थी, पाठशाला, पाचक, भूपति, धनवान, मिठाई वाला, आदि शब्द। ये सारे जो शब्द हैं इनसे किसका बोध होता है? अभिधा सब शक्ति का बोध होता है। ठीक है। अब यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, ये दोनों तरह के जो शब्द हैं, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, दोनों तो शब्द हैं, इन्हें हम क्या करते हैं? इन्हें हम अभिधा सब शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। तीसरी जो शब्द शक्ति है, अरे ऐप पे एक नोटिस डलवा दीजिए, हिंदी के बच्चे ऐप पर इंतजार कर रहे हैं, क्लास पब्लिक चल रही है। हाँ तो कोई नोटिफिकेशन नहीं गया ऐप पे। चलिए, तो अब यहां पर ये जो यौगिक शब्द हैं इसको आपने देख लिया। अब तीसरा जो इसमें आधार बनता है वह योग रूढ़ का बनता है। योग रूढ़ शब्द जो है, यानी इसमें यौगिक का भी स्वरूप होगा और रूढ़ का भी स्वरूप होगा। जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हों, यौगिक की प्रक्रिया से बने हों किंतु उनका अर्थ रूढ़ हो गया हो, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी उसमें दो चीजें होंगी, एक तो योग होगा और दूसरा रूढ़ होगा। योग का मतलब है कि हम दो शब्दों को जोड़ेंगे और उनका अर्थ सदैव के लिए एक समान हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ के विशेष अर्थ के वाचक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ के वाचक होते हैं, यानी इसमें कोई अलग तरह का अर्थ दिखाई देता है। इसके शब्दार्थ की जो महिमा होती है वो नहीं होती है, एक तीसरा अर्थ भी यहां पर प्रधान हो जाता है। जैसे रमेश, रमेश क्या है? दो लोगों से मिलकर बना हुआ है, रमाधनीशः रमेशः न, रमेश। इसके अलावा अब एक रमेश शब्द है। अब इस शब्द को अगर हम निकाल के देखें
तो यहां क्या मिलेगा? रमाधन ईशः। यह भी दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन इसका इस तरह से कोई रूढ़ अर्थ नहीं है। क्या है? इसका कोई रूढ़ अर्थ नहीं है, इसका रूढ़ अर्थ नहीं है। अब अगर इसका रूढ़ अर्थ नहीं है तो हम ऐसे शब्दों को यहां रखेंगे जिसका कोई एक रूढ़ अर्थ होना चाहिए। तो वो कौन से शब्द हैं? जैसे क्या हो जाएगा? जलज। तो जल में ज यानी जन्म लेने वाला, उपजने वाला। इसी तरीके से एक शब्द है गणनायक, गणनायक। ठीक है। अब गण का जो नायक है कोई भी हो जाए, लेकिन चतुर्भुज, गण का नायक कोई भी हो जाए लेकिन इसका तात्पर्य हमेशा गणेश ही होगा। ठीक है। चार भुजाएं भले किसी की क्यों न हो जाए, लेकिन चतुर्भुज का मतलब ईश्वर यानी विष्णु ही होगा। ठीक है। अब ये तीनों जो अर्थ हैं, एक सामान्य रूप में देखें कि अगर आप किसी के घर चले जाएं, ठीक है, और उसके घर पहुंचे और वो अपने भाई से कहे कि ऐसा है बेटा, 4 पाई लाओ, और उसका भाई दौड़ा दौड़ा जाए और कहे कि लीजिए, और अपनी गाय खोल ले आए, कहे लिए गुरुजी लीजिए, हमारे गाय के ऊपर बैठ जाइए। कहेंगे पगला गया है क्या, गाय के ऊपर कैसे बैठ जाएं हम? कहे गुरुजी आपने 4 पाई मंगाई, अब इसके भी 4 ही पैर हैं। तो उसको कहेंगे बेटा इसका अर्थ जो है योग रूढ़ है। एक तो ये योग से बना हुआ है और दूसरा इसका अर्थ रूढ़ हो गया है। इस वजह से, योग रूढ़ होने की वजह से यह शब्द जो है हम इसका एक ही अर्थ ग्रहण करेंगे। अब भले 4 पैरों, हाथी के भी 4 पैर हों, मेज के भी 4 पैर हों, किसी के भी 4 पैर हों, उसको हम 4 पाई नहीं कहेंगे, क्योंकि 4 पाई का जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया है। और शब्द कैसा है? योग करने वाला, 2 शब्दों के योग से बना है। चतुर्भुज भी हो गया, गणनायक भी हो गया, जलज भी हो गया। अब मान लीजिए जलज, कोई चीज जल में उपज गई, जन्म ले ली, तो सभी जल में जन्म लेने वाली वस्तुओं को हम जलज नहीं कहेंगे, केवल कमल को ही हम जलज कहेंगे। कमल के लिए जलज शब्द क्या है? रूढ़ हो गया है। तो यहां पर योग रूढ़ शब्दों में ऐसे शब्दों को हम रखते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है और वो किसी न किसी के साथ मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किए होते हैं। ठीक है। अब अगर इस तरह के शब्द आ जाएं तो उन्हें हम किस श्रेणी में रखेंगे? उसे हम योग रूढ़ शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। अवयव समुदायो भय शक्ति अवयव समुदायो भय शक्ति सापेक्ष में कार्य प्रतिपादकत्वम प्रतिपादकत्वम योग रूढ़ि। यह अप्पय दीक्षित का है। ठीक है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जय है सुमृत सिद्धि होय, जय है सुमरति जिनके सुमरण मान से सारी सिद्धियां हो जाती हैं पूरी। गणनायक करी वर वदन। अब यहां पर जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? गणनायक
तो सभी देवताओं में जो गणों के सभी गणों के जो नायक हैं वह क्या कौन है? वह श्री गणेश जी हैं। तो इस तरीके से गणनायक सिर्फ गणेश का द्योतक है और गण नेता का नहीं। यहां गणेश गणनायक का अर्थ ग्रहण करता है, अन्य देवताओं का नहीं। समझ गए आप सब कि अगर अभिधा शब्द शक्ति होगी तो कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी? जहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी, शब्द रूढ़ शब्द हो, यौगिक शब्द हो या फिर योग रूढ़ शब्द हो, ऐसी तीनों स्थितियों में अब आपको अभिधा शब्द शक्ति मिलेगी। ठीक है, अब यहां कुछ चीजें और लिख लेते हैं। कुछ अलंकार हैं, कुछ अलंकार हैं, जैसे यमक अलंकार में अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब यहां पर प्रायः शब्द है, क्या है? प्रायः शब्द लिखा है, यानी कि हमेशा हर जगह पर यह आवश्यक नहीं है कि अभिधा शब्द शक्ति हो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही होगा। तो ये दो चीजें आप समझ गए। कुछ और उदाहरण यहां पर ले लेते हैं, जैसे रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति होती है। यह कथन भट्टनायक का है। इसके अलावा एक उदाहरण और है जो आप सब जानते हैं। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित हो चला। इसमें भी आपके अभिधा शब्द शक्ति है। इसके अलावा वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, अब यहां समझिए कि हमें इस अर्थ के लिए बहुत भटकना नहीं पड़ रहा है। बहुत आसानी से
यह अर्थ हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो जब भी आसानी से अर्थ हमें प्राप्त हो जाए तो वहां पर अभिधा शब्दशक्ति होगी, यानी कि सीधे सीधे अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। हमें अर्थ के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले जो अर्थ ग्रहण होता है वही कौन सा है? अभिधा शब्दशक्ति है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर हो गया। अब हम दूसरी शब्दशक्ति की तरफ चलेंगे, लक्षणा। अब हमने एक ग्राफ बनाया था पहली क्लास में, जिसमें आपने देखा था कि जो अभिधा शब्दशक्ति है सबसे पहले आती है, इसलिए इसको अग्रिमा कहते हैं, इसीलिए इसको प्रथमा शब्दशक्ति भी कहते हैं। ठीक है, और अभिधा शब्दशक्ति जो है वह रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में, उपमा अलंकार में नहीं, यमक और उत्प्रेक्षा दो तरह के अलंकारों में भी ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरी शब्दशक्ति है, इसे लक्षणा शब्दशक्ति कहते हैं। यह शब्द की द्वितीय शक्ति है जो लक्ष्यार्थ पर आधारित होती है। पहली शब्दशक्ति क्या है कि वह मुख्यार्थ या वाच्यार्थ पर आधारित होती है। दोनों शब्दशक्तियों में एक चीज हमें जरूर याद रखना है कि दोनों शब्द पर आधारित होती हैं। व्यंजना एक ऐसी शब्दशक्ति है जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है, जबकि लक्षणा शब्द पर ही आधारित होती है। जब अर्थ ग्रहण अभिधा के द्वारा न हो, जब अर्थ ग्रहण अभिधा के द्वारा, अब यहां अर्थ किसके द्वारा ग्रहण नहीं होता है? अभिधा के द्वारा न हो, किंतु उससे संबद्ध अन्य अर्थ ग्रहण कराने वाली संबद्ध अन्य अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्दशक्ति लक्षणा होती है। वाली शब्दशक्ति लक्षणा होती है। क्लियर है? अब यहां पर यह समझिए कि अगर हम ये कहें कि कोई कहे भैया सीधे मुंह नहीं बोलते हैं, तो जिस चीज का सीधे सीधे वाच्यार्थ से मुख्यार्थ से हमको चीजें समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे अर्थ निकल जाए कि वह तोड़ती पत्थर, उसको देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, सीधे सीधे वाच्यार्थ से मुख्यार्थ की प्राप्ति हो जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, अभिधा शब्दशक्ति हो गई। लेकिन जब मुख्यार्थ बाधित हो जाए, अब मान लीजिए कोई रास्ता है, मुख्यार्थ वाला रास्ता अगर बाधित हो गया, यहां पर दीवार आ गई, तो क्या करेंगे? तो हम लक्ष्यार्थ की तरफ जाएंगे, यानी अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। हमको अपने लक्ष्य की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता है, और तब हम जब जाएंगे तो उसके लिए दो चीजों का सहारा लेंगे। ठीक है, या तो हम रूढ़ि का सहारा लेंगे या तो प्रयोजन का सहारा लेंगे। ठीक है, उस लक्ष्य तक पहुंचने तक उस शब्द के अर्थ को हम या तो रूढ़ि से ग्रहण करेंगे या तो फिर हम किससे ग्रहण करेंगे? प्रयोजन से ग्रहण करेंगे, तब जाके हमें लक्षणा का अर्थ समझ में आ जाएगा। यानी मुख्य अर्थ जब हमें न प्राप्त हो सके अभिधा से, तो हम दूसरी शब्दशक्ति पर जाएंगे जिसका नाम लक्षणा है। अन्य अर्थ किसी रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ
किसी रूढ़ या प्रयोजन पर ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसका कोई एक प्रयोजन रहेगा, यानी क्या उसका एक आधार बन सकता है उस समय के लिए, इसीलिए इसके मुख्यतः दो भेद हैं। रूढ़िवती और प्रयोजनवती। साथियों, सबसे ज्यादा भेदोपभेद अगर किसी का हुआ है तो वह लक्षणा शब्दशक्ति का हुआ है। ठीक है, हिंदी की जो प्रैक्टिस क्लास है जो पर डे हम लोग 10 बजे करते हैं वो कहां होगी, तो आज वो प्रैक्टिस क्लास 10 पे टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर होगी। ठीक है, तो यहां पर इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर 10:10 पर पब्लिक क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब और सवाल आपको वहां पर मिलेंगे। अब देखिए, लक्षणा शब्दशक्ति के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। लक्षणा के लिए 3 आधार हैं, प्रमुख 3 आधार हैं और इन्हीं से ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा। अगर मुख्यार्थ और वाच्यार्थ में बाधा नहीं पड़ेगा तो हम दूसरे के पास क्यों जाएंगे, यानी हम सबसे पहले अभिधा के पास जाके हाथ फैलाएंगे कि ऐसा है कि अर्थ बता दो। वो क्या कहेगी, नहीं हम इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं, यानी मुख्यार्थ वाच्यार्थ में बाधा पड़ जाएगी। जब बाधा पड़ जाएगी तब हम फिर जाएंगे लक्षणा के पास और लक्षणा क्या करेगी, कहेगी रुको रुको मैं देखता हूं, तो क्या करेगी, मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण करवाएगी। मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण करवाएगी। कहेगी भैया अगर आप आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, रुकिए कुछ ना कुछ आपको देती हूं। अन्य अर्थ ग्रहण करवाएगी, लेकिन अन्य अर्थ वो देगी कहां से, तो अन्य अर्थ के लिए जिसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है, अन्यार्थ लक्ष्यार्थ वह रूढ़ या प्रयोजन से देगी। वो 2 आधार चेक करेगी कि इसकी परंपरा क्या रही है, इसकी रूढ़ियां क्या रही, क्या रूढ़ी ऐसी रही है जिसकी वजह से इसका यही अर्थ मिलता रहा है। पहला रूढ़ के आधार पर चेक करेगी और दूसरा चेक करेगी प्रयोजन कि भैया अब ही इसका अर्थ बताने का प्रयोजन क्या हो सकता है। ठीक है, लक्षणा के साथ साथ व्यंजना शब्दशक्ति जो है लक्षणा एवं व्यंजना शब्दशक्ति
किस पर आधारित होती है? तो लक्षणा एवं व्यंजना सप्तशती अभिधा पर आधारित होती है। अभिधा पर आधारित होती है। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब लक्षणा की कुछ परिभाषाएं हैं। कौन सी परिभाषाएं हैं? मुख्यार्थ बाधे तद्योगे मुख्यार्थ की बाधा हो उसके योग में, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् रूढ़ि और प्रयोजन से जिसका अर्थ ग्रहण हो, अन्यर्थो लक्ष्यते यत्सता अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा यत्सा लक्षण रोपिता क्रिया इसके लक्षण किसने दिया? तो इसका लक्षण दिया है मम्मट ने। ठीक है, मुख्यार्थ की बाधा पड़ेगी और रूढ़ि और प्रयोजन से लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होगी। यह किसने कहा? मम्मट ने कहा। संबंधा यथा योग्यम लक्षणा, संबंधा यथा योग्यम लक्षणा शरीराणि, और यह किसका है? रस गंगाधर का है। मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा है। मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा है। देखिए, सामान्य तौर पर जो कठिन टॉपिक है उसको पब्लिक पढ़ाने से अध्यापक बचते हैं, और उसमें से ही ये कठिन टॉपिक है जिसको लोग कम पढ़ाना चाहते हैं या इससे बचते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मैंने इसीलिए कठिन टॉपिक चुना है जहां से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं और लोग इसे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो अब ये सारे टॉपिक जो हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं, न केवल एलटी के लिए, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी के लिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो संबंधा यथा योग्यम लक्षणा शरीराणि रसगंगाधर, यानी मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा है। अब और कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं, फिर इसके और विभाजन देखेंगे। मुख्यार्थ को छोड़ के पुनिति ढिंग और मुख्यार्थ को छोड़ के, यानी मुख्यार्थ को छोड़ देगी, पुनिति के ढिंग और ढिंगौर, यह सोमनाथ का कथन है। ठीक है, इसके अलावा कथन वैसे पूछे कम जाते हैं, लेकिन आप लिखे रहिए। कहे जो अर्थ सुलक्षणा वृत्ति
कहे जू अर्थ सुलक्षणा वृत्ति कहत कवि और यह कथन है रस पीयूष से और अंतिम परिभाषा ले लेते हैं मुख्य अर्थ के बाधते मुख्य अर्थ के बांधते सबद लाक्षणिक होत यानी इसका शब्द लाक्षणिक हो जाता है। रूढ़ि और प्रयोजनवती है लक्षणा है लक्षणा उदित भिखारीदास रीतिकाल के कवि। तो आचार्य भिखारीदास ने परिभाषा दी। अब हम देखते हैं लक्षणा शब्दशक्ति के उदाहरण। लक्षणा के उदाहरण जब पहली क्लास हम लोगों ने शुरू किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी चीजें जो जीवन में हमारे आते हैं, छोटे छोटे जो पल हमारे जीवन में आते हैं, उन्हीं पलों में ही लक्षणा शब्दशक्ति को हम खोज लें। जैसे हम क्या कहते हैं कि जब शेर आया तो गीदड़ मैदान से भाग गए। अब यहां जो शेर शब्द आया है, शेर शब्द अगर इसे हम सीधे सीधे, क्योंकि शब्द शक्तियों में अभिधा शब्द शक्ति भी शब्द से ग्रहण की जाती है, लक्षणा भी शब्द से ग्रहण की जाती है। अगर हम शेर से इसका अर्थ लेंगे, शेर शब्द से, तो हम सबसे पहले अभिधा के पास जाएंगे और अभिधा कहेगी शेर माने शेर होता है। और शेर माने शेर अगर इसको लेंगे तो अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। तो कहेंगे अच्छा चलो यार लक्षणा के पास चले। लक्षणा कहेगी मेरे पास है तो, लेकिन पहले मुख्यार्थ की बाधा कराओ। तो मुख्यार्थ की बाधा हो जाएगी कि भैया शेर माने लायन या शेर हमको नहीं मानना है। अब जब शेर माने शेर या मुख्यार्थ नहीं लेना है तो कहेगी अब तुम लक्ष्यार्थ की तरफ जाओ, लक्ष्य करो कि यहां कहना क्या चाहता है। तो वो एक रील आती है ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो अरे भाई कहना क्या चाहते हो ये लक्ष्यार्थ है। अब जब लक्ष्यार्थ की तरफ जाओगे तो लक्ष्यार्थ कहेगा भैया रुको रुको, दो पगडंडी है, किस पे जाना चाहते हो, रूढ़ि वाले पे जाना चाहते हो या प्रयोजन वाले पे जाना चाहते हो। तो पहले रूढ़ि के आधार पर चेक कर लेंगे और फिर प्रयोजन के आधार पर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब जब रूढ़ि के आधार पर चेक करेंगे तो रूढ़ि क्या होगी, रूढ़ि है शेर। शेर को हम क्या कहते हैं, ये मेरा शेर आ गया, आओ मेरा शेर, अरे मेरे शेर और शेरनियों जल्दी से पढ़ो और टीजीटी पीजीटी की नौकरी लो ना। शेर और शेरनियों जल्दी से पढ़ो, एलटी ग्रेड क्वालिफाई कर जाओ। शेर और शेरनियों जल्दी खूब पढ़ो और यूजीसी नेट क्रैक कर जाओ। तो यहां शेर और शेरनिया कहने का तात्पर्य क्या है, शेर का मतलब क्या हो जाएगा, वीर पुरुष। शेर का मतलब क्या हो जाएगा, वीर पुरुष हो जाएगा। और गीदड़ जो हो जाएगा, गीदड़ का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, गीदड़ का मतलब हो जाएगा कायर पुरुष। ठीक है, तो वीर पुरुष और कायर पुरुष हमको ये दोनों अर्थ जो मिला, यह दोनों अर्थ जो मिला
ये दोनों अर्थ हमें किससे मिला है? रूढ़ से मिला है। क्या है? रूढ़ से इसका हमको अर्थ ग्रहण हुआ है। क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते। ठीक है? तो ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते। अब यह क्या हो गया? लक्षणा शब्द शक्ति हो गई और उल्लुओं का तात्पर्य यहां मूर्खों से लिया जाएगा। इसी तरीके से पंकज के फूल ले आओ। इसी तरीके से महाराष्ट्र साहसी है। ठीक है? सिंह अखाड़े में उतरा। ये सारे उदाहरण आपके लक्षणा के हो जाएंगे। कुछ काव्य की पंक्तियां भी हैं जिन्हें देखें तो क्या है? ऊषा सुनहले तीर बरसाती, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल रात्रि में भी जल में अंतर्निहित हुई। यहां पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। अब यहां देखें, सुनहले तीर तो सीधे सीधे इसका अर्थ लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है? ओस से इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मिल जाएगी। बांधा था विधु को किसने निकाली जंजीरों से। विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का क्यों भरा हुआ हीरों से। फड़ियों का क्यों भरा हुआ यहां पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या है? कूलन में केलिन में कछारन में, कूलन में केलिन में कछारन में, कुंजन में
बनन में बागन में, बनन में बागन में, बगरो बसंत है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या मिलता है, लक्षणा शब्दशक्ति मिलती है। अब एक बार जो लक्षणा का चार्ट है वो देख लेते हैं, और टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर प्रैक्टिस के लिए आप सब तैयार रहिएगा। इस चार्ट के बाद हम लोग टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर चलेंगे प्रैक्टिस के लिए। लक्षणा के भेद दो आधारों पर होते हैं, कौन कौन से? प्रयोजनवती लक्षणा, और दूसरा आधार क्या है? रूढ़ि लक्षणा। प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर। प्रयोजन के आधार पर पुनः दो भेद हो जाता है, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। सबसे ज्यादा भेदों भेद इसके मिलते हैं। गौड़ी और शुद्धा में गौड़ी के दो भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यावसाना। पूछा जाता है कि यह किसका भेद है? शुद्धा के पुनः दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा उपादान लक्षणा और लक्षण। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा हो जाता है। उपादान लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, उपादान लक्षणा के दो भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? सारोपा और साध्यावसाना, ये दो भेद हो जाते हैं। इसी तरीके से लक्षण लक्षणा के भी दो भेद हो जाते हैं, कौन से? सारोपा और साध्यावसाना। ये इसके भेद हो गए लक्षणा के। पूरा पढ़ना नहीं है, इसको लेकर टेंशन मत रहिएगा। अब यहां पर जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसको थोड़ा देख लें। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, इसके जो भेद हैं ये पूछे जाते हैं, तो मम्मट ने इसके 6 भेद माने हैं। ठीक है, यहां लिख लेंगे, मम्मट ने 6 भेद माने हैं। तो मम्मट ने कितने छेद माने हैं? भेद 6 भेद माने हैं। ठीक है, तो यहां तक का आज है। बाकी इसके जो भेद हैं और भेदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो हम कल की पब्लिक क्लास में कराएंगे। कल भी आपकी पब्लिक क्लास ही चलेगी 9 बजे, तो आप सब तैयार रहिएगा। आज का एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे नए बैच जिसका नाम क्या है, संजीवनी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 9628 95 92 37 और हमसे जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आइए जुड़ते हैं टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर प्रैक्टिस के साथ।